गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चेक। चेक क्या होता है? सबको आइडिया है चेक क्या होता है? सबने देखा है चेक? चेक देखा है? देखो, चेक जो आपका चेक का ओरिजिन कहाँ है? ये एनआई एक्ट के अंदर है। एनआई एक्ट मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि चेक भी क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो चेक भी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ क्या है वो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक ड्रॉवर होता है। ड्रॉवर क्या करता है? जो बिल है उसके ऊपर साइन करता है ना? और साइन करके किसको दे देता है? किसको पकड़ा देता है? ड्रॉई को पकड़ा दिया। अब ड्रॉई क्या करेगा? मैंने उसको पकड़ाता है इन द सेंस, उसको वो बेसिकली क्या करता है? ऑर्डर देता है कि आप पेमेंट करोगे मुझे या फिर मैं जिसको बोलूंगा उसको। ठीक है? तो आपने क्या किया? बेसिकली आपने ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको साइन करके किसी को दिखाया, उससे अप्रूवल ले लिया और आपने इसको कहां दे दिया? अब बैंक वाले केस के अंदर कहां देते हो आप उसको? डिपॉजिट कहां कराते हो? एट द एंड ऑफ द डे बैंक में जमा कराते हो। ठीक है? अब जब बैंक में आप जमा कराते हैं तो उसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि बैंक क्या करेगा? पैसे निकाल के देगा किसको? जिसके भी पास वो चेक होगा या जिसका भी नाम उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है? तो पैसे कौन दे रहा है उसके अंदर? बैंक दे रहा है। किसको दे रहा है? तो एक तरीके से एक पेई आ गया। पेई को पैसे मिल रहे हैं। पेई को कैसे पैसे मिल रहे हैं? कि जो बिल है वो डिपॉजिट अगर हो रहा है बैंक के अंदर तो बैंक क्या है? पैसे दे देता है पेई को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये समवट क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह लग रही है कि तीन पार्टीज है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक पार्टी ने ड्रॉ किया पैसे, मतलब बिल ड्रॉ किया। सामने वाली पार्टी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपने पेमेंट करनी है। किसको करनी है? जिसके पास भी जो आपके जिसके पास भी क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट होगा या फिर इसका भी नाम इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ होगा। तो चेक के अंदर क्या हो रहा है? चेक के अंदर भी सेम चीज हो रही है। आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि जो भी इंसान ये डॉक्यूमेंट लाके दे देगा आपको, आप उसको क्या कर दोगे? पे कर दोगे। ठीक है? इस केस के अंदर भी क्या होता है? पेई और जो आपका ड्रॉवर है वो सेम पर्सन हो सकते हैं। आपने कभी लगाया है क्या कि चेक देखा है जिसके अंदर आपको खुद को पैसे मिल रहे हो, कि आपको कैश निकलवाना होता है वो, तो आप क्या करते हो? सेल्फ चेक लगा देते हो। ठीक है? उसके अंदर क्या लिख देते हो? सेल्फ, या खुद का नाम लिख देते हो। ठीक है? और आपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा देते हो तो उतनी वैल्यू के कैश निकाल के बैंक आपको दे देता है। ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बैंक में तो है ही, आपको कैश चाहिए होगा तभी आप क्या कर रहे हो? ये चेक लगा रहे हो। ठीक है? क्लियर है? ये चीज समझ आई कैसे जो आपका चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है? और वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही है बट उसकी कैटेगराइजेशन अलग कर दी है क्योंकि वो यूज बहुत होता है। ठीक है? क्लियर है? समझ आया चेक कैसे काम करता है? कोई डाउट किसी को? चेक कैसे काम करता है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े थे। अब देखो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है सेक्शन 6 के अंदर। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपका जो चेक होता है सबसे पहले तो उसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स मतलब उसके ऊपर एक नंबर होता है, बैंक का नाम होता है, आपका साइन करने का एक आपका अकाउंट नंबर भी होता है। ठीक है? उसके बाद आपको साइन करने के लिए एक जगह दी होती है। चेक के रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो चेक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये तो फॉलो होने ही चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी चेक दिया जा सकता है। एज एन कि आपने चेक की फोटो है, वो फोटो भी आपने अगर लगा दी या फिर आपने स्कैन करके रखा हुआ है वो भी आपने बैंक को दे दिया तो बैंक आपको पैसे इशू कर देगा। ठीक है? अनलेस बैंक को शक है कि आप कोई फ्रॉड कर रहे हो, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ घपला कर रहे हो, तो वो क्या बोलेगा कि हमें फिजिकल कॉपी चाहिए। अदरवाइज उनको लगता है कि कोई घपला नहीं हो रहा है तो क्या है, वो सेम इमेज को जो आपने फोन पे दिखा दी होगी या फिर ई फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दी होगी, पीडीएफ फॉर्म में दिखा दी होगी, जैसे भी दिखा दी होगी, उस फॉर्मेट के अंदर भी वो क्या करेंगे? चेक आपका लगा देंगे और आपको पैसे दे देंगे। ठीक है? तो ई फॉर्मेट के अंदर भी क्या होता है? चेक आप अप्लाई कर सकते हो। जनरली कोई करता नहीं है क्योंकि बैंक यूजुअली क्या बोलता है कि आप फिजिकल कॉपी दे ही दो हमें, कि मान लो बाद में कोई फ्रॉड हो गया तो मेरे को पकड़ लेंगे। अब जो बैंक के अंदर जो चेक लगा रहा है पर्सन या जो कैशियर है वो क्या करेगा? वो यही बोलेगा ना, यार मेरे ऊपर लायबिलिटी ना आए तो चेक दे ही जा, क्या करूंगा मैं इसका? फोटो भेज देगा मेरे को, फोटो में तूने कुछ एडिटिंग कर दी हो या जो डॉक्यूमेंट तूने मेरे को दिया ई फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर तूने कुछ मतलब फ्रॉड करने के लिए तूने कुछ एडिटिंग कर दी, एडिटिंग हो जाती है ना आजकल बहुत इजीली डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कुछ तूने एडिट कर दिया हो तो बाद में मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी, मेरा गला पकड़ेंगे बैंक वाले। ठीक है?
तो उससे बेटर है कि आप फिजिकल कॉपी दे दो। जनरली इसलिए फिजिकल कॉपी ही मांगते हैं, बट आपको अलाउड है, आप ई कॉपी से भी काम चला सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है तो, और सामने वाले को कोई शक नहीं है तो, बैंकर को कोई शक नहीं है तो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है? कोई डाउट? ई फॉर्मेट के अंदर कैसे फाइलिंग होती है समझ आ गया? ई फॉर्मेट के अंदर भी अलाउड होता है चेक फाइल करना, बट यूजुअली कोई करता नहीं है, क्योंकि बैंकर्स क्या है यूजुअली आपसे फिजिकल कॉपी मांग लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि चेक जो है वो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद क्या था, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक। यहाँ पे जो ड्रॉई है वो कौन है? ड्रॉई कौन है यहाँ पे? ड्रॉई कौन होगा? बैंक होगा। बैंक होगा ना, क्योंकि पैसे कौन दे रहा है? अल्टीमेटली बैंक दे रहा है। तो ये चेक के केस में हमेशा ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है। क्यों होता है ड्रॉई बैंक? क्योंकि बैंक ही पैसे इशू करेगा, बैंक ही पैसे निकाल के देगा चेक के बाद, चेक लगाने के बाद में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद स्पेसिफिक बैंकर क्या होता है? ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड होता है। ये पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है कि जो टाइमलाइन दी हुई है चेक के ऊपर, उसके विद इन रह के आप क्या कर सकते हो? चेक लगा सकते हो जब भी आपका मन करे तब। उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बट हाँ मैक्सिमम लिमिट, एक्सटेंडेड लिमिट होती है कि हाँ उससे आगे अगर आप लगाओगे तो आपका चेक जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी होती है चेक की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपने चेक साइन करके दे दिया और आपने 15 महीने बाद जाके चेक लगाया तो वो बैंक वाले मान लेंगे। नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो चेक के ऊपर डेट लिखी हुई है ना, आपके चेक के ऊपर 6 महीना दिया होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप इसको इनकैश करवा सकते हो। इनकैश करवाने का मतलब आप इसको लगा सकते हो बैंक के अंदर और आपको पैसे मिल जाएंगे। बट एक्चुअली लिमिट क्या है? 3 महीने की। 3 महीने की लिमिट कहाँ दी हुई है? 3 महीने की लिमिट दी हुई है इसी तुम्हारे एक्ट के अंदर। तो उस पर भले ही 6 महीना लिखा हो, पर एक्चुअली तुम्हारा 3 महीना ही है। तो उस पर अगर 6 महीना लिखा हुआ है तो 6 महीना वेट मत करना, 3 महीने के विद इन चेक लगवा लेना। और कोई भी अगर ऐसा इंसान हो जो जिसको लगता है कि 6 महीना होती है लिमिट, नहीं होती है, 3 महीना ही होती है लीगली। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद में अगर आप चेक लगा रहे हो और वो नहीं लगा और चेक बाउंस का केस बन गया है तो आप केस नहीं कर पाओगे। आप केस नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि 3 महीने की लिमिट है, क्योंकि उसके विदिन अगर आप चेक लगा रहे हो तो आप केस कर सकते हो। वो भी हम पढ़ेंगे, चेक बाउंस का केस कैसे लगता है इसी एक्ट में अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? पेबल ऑन डिमांड का मतलब पता है? पेबल ऑन डिमांड का मतलब कि आप गए बैंक के अंदर जाके आपने दिखा दिया और तभी आपको वो पैसे निकलवा के दे देंगे, मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। पेबल ऑन डिमांड का मतलब है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे अपने एंड से। अब उसके अंदर टाइम लगता है, वो प्रोसेस में ऐसे नहीं होता कि आपको हाथों हाथ पैसे मिल जाएंगे। उसमें एक टाइम लगता है, जैसे क्लियरेंस होगा, चेक क्लियरेंस होगा, वो क्रॉस चेक करेंगे, नंबर नोट करेंगे, 36 चीजें करेंगे, फिर बैंक टू बैंक इंटीमेशन होगा पीछे से। ठीक है, और बैंक टू बैंक क्या हो जाएंगे? पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे क्लियरेंस के टाइम पे, मतलब एंड ऑफ द डे पे क्या हो जाएगा या फिर नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा? आपके पैसे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कोई फिजिकली जाके आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेगा पैसे, वो बस बैक एंड से क्या होता है? एडजस्टमेंट हो जाती है पैसों की। ठीक है, क्लियर है इतना? बैंक बैंक के बारे में तो सबको पता है। बैंकर कौन होता है? बैंकर कौन होता है? जो बैंक के अंदर काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप बैंकर के पास जाके जब वो चेक लगा लोगे तो वो चेक इशू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप उसको एनकैश करवा सकते हो, जो भी प्रोसेस होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। क्या एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं? चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या कुछ टेक्निकल टर्म दी हुई है, जैसे कि क्या दिया हुआ है? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, तो ये क्या है? वो आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है कि आप जो चेक है वो ई फॉर्मेट में वैलिड है कि नहीं है, उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए। अब वो क्या टेक्निकल टर्म्स है, वो टर्म्स क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता, कोई टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है। आज इन ये लीगल टर्म्स नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स है, इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स है ये। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको सिग्नेचर तो होना ही चाहिए चेक के ऊपर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। तो वो चीज तो आपको याद रह जाएगी। ये जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है ये आपको याद करना पड़ेगा। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का क्या मतलब होता है कि उसमें नंबरिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं अपने, ये एसिमेट्रिक रहता है। वो एसिमेट्रिक का मतलब सेम नहीं है, अलग है, चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है। बट हाँ ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है इसको समझाने का, क्योंकि मुझे भी सही से समझ नहीं आता है ये चीज क्या है, टेक्निकल चीजें हैं ये। तो इस चीज को आपको एक बार देख लेना, अगर गूगल करके समझ आ रहा है तो एक बार समझ लेना। ठीक है, ये चीज मैं सही से समझा नहीं पाऊंगा, मेरे ये एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, अब देखो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है? नोट के अंदर भी दिया हुआ है कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वाला, ठीक है, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, किसकी दी गई है? आपके जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम की, वो क्या दी हुई है, या और मतलब बाकी डेफिनेशंस भी दी हुई है। ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज दिए हुए हैं, डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिया हुआ है। इन सब की क्या है? डेफिनेशंस है। अब वो जो डेफिनेशंस है उसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि चेक के अंदर क्या चीजें अप्लाई होगी। बट बात वही है, ये सारे डेफिनेशंस भी क्या है? टेक्निकल है।
ठीक है, क्या क्या? डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है कि आपने ई साइनिंग की है, ई साइनिंग का मतलब आपने खुद ने साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक सिग्नेचर बना रखा है आपका, वो डिजिटली प्रेजेंट है, आपने बस वहां पे लगा दिया है। ठीक है, जैसे आपका स्टैंप होता है ना, स्टैंप लगा देते हो ऑलरेडी, आप हर बार थोड़ा नया बनवाते हो, आपके पास होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या स्टैंप की तरह होता है, आपने उठाया कॉपी क्या लगा दिया, पर वो वेरीफाई होता है, वेरीफाई होता है। जहां पे भी डिजिटल सिग्नेचर अलाउड होता है ना, वहां पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना पड़ता है पहले। वो रजिस्टर हो गया तो मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको चेंज करना होगा तो आपको री रजिस्टर कराना पड़ेगा सिग्नेचर। ठीक है, क्लियर है? डिजिटल सिग्नेचर और ई साइनिंग के अंदर डिफरेंस समझ आ गया? ई साइनिंग बेसिकली आप जब साइन कर रहे हो खुद से इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटल सिग्नेचर मतलब आपका ऑलरेडी साइन प्रिपेयर्ड था, बस आपने वहां पे चिपका दिया। ठीक है, क्लियर है? आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसमें भी आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हो, वो भी वैलिड है। ठीक है, बट आपका डिजिटल सिग्नेचर की एक स्पेसिफिक मार्किंग होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो उसको अप्लाई। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अ ट्रंकेटेड चेक का मीनिंग देख लेते हैं। अ ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक व्हिच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक, whether paying or receiving payments immediately on generation of electronic image of transaction, substituting the further physical movement of the check in writing। कहने का मतलब क्या है, जो आपका बैंक के अंदर क्लियरेंस कैसे होती है चेक की, पता है? बैक एंड पे क्लियरेंस कैसे होती है, किसी ने बताया कभी आज तक? आपने चेक मेरे पास कोई चेक था, मैंने अप्लाई कर दिया, अब वो बैंक के अंदर चेक गया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, नोट करके रख लेंगे, उसकी एक एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद में क्या, वो चेक मेरे पास, वो उनके पास पड़ा रहेगा, मेरे हाथ से चला गया है। उनको वो मेरे को क्या देंगे, एक स्लिप दे देंगे, ये जो है ये आपका एक्नॉलेजमेंट है कि हमने ये चेक ले लिया है, अब आपको हम रिसीविंग दे रहे हैं कि हमने रिसीव कर लिया है ये चेक, अब ये अप्लाई हो जाएगा, एक दिन के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे। अगर हॉलीडे है तो जब भी हॉलीडे खत्म होगी, जो नॉर्मल हॉलीडे है, फेस्टिव हॉलीडे है, जैसे संडे है, जो भी है, उसके बाद में आपको एक दिन का टाइम देना है और आपको ये पैसे मिल जाएंगे अकाउंट के अंदर। एक दिन से पहले भी हो सकते हैं अगर क्लियरेंस पहले हो जाए। अब क्लियरेंस का क्या मतलब है कि ये क्या करेंगे, इसकी जो डिटेल्स है उनको अपलोड करेंगे और इसकी कॉपी जो है वो भी अपलोड होगी। कहाँ अपलोड होगी? जो इनकी क्लियरेंस साइकिल होती है। क्लियरेंस साइकिल का मतलब क्या होता है कि इनका बैक एंड पे ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। अब देखो ऐसा है कि मान लो मैंने एसबीआई का मेरा अकाउंट है ठीक है, और मैंने आईसीआईसीआई का चेक इशू किया है, मतलब चेक मेरे को आईसीआईसीआई का चेक किया मिला है, तो मेरा तो अकाउंट एसबीआई के अंदर है और आईसीआईसीआई का चेक है, तो मेरे को आईसीआईसीआई के अंदर अकाउंट थोड़ा खुलवाना पड़ेगा चेक लगाने के लिए। क्या करूंगा मैं उसका? क्या करते हैं चेक का? क्या करते हैं चेक का? ऐसा जो दूसरे बैंक का होता है, क्या करते हैं उसके अंदर? आप अप्लाई करते हो, सीधा सीधा ले जाते हो, हाँ भाई लो ये चेक मेरे पास, ये लगा लो, मेरी टेंशन नहीं है, मैंने तुम्हारे पास अकाउंट खुलवा लिया है। ठीक है, अब क्या करोगे तुम? इस चेक को लगा दोगे। अब चेक को लगाने के बाद क्या होगा, जो बैक एंड पे क्लियरेंस होगी, बैक एंड में क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, सेम अकाउंट होता, सेम बैंक होता तो सेम ही बैंक के विद इन क्लियरेंस हो जाती, इतना इशू नहीं आता। जब इंटर बैंक क्लियरेंस होती है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत बार आरबीआई का रूल आता है बीच में, आरबीआई इसको गवर्न करता है। कैसे होता है कि मान लो इनके पास आज 1 करोड़ तक के चेक आए हैं, ठीक है, जो आईसीआईसीआई से किसमें जाने हैं, सेबी में, सेबी बोल रहा हूँ, एसबीआई के अंदर जाने हैं पैसे। ठीक है, और इसका रिवर्स ट्रांजेक्शन भी है, मान लो 50 लाख तक के पैसे ऐसे आए हैं जो एसबीआई से किसके पास जाने हैं, आईसीआई से। डेली बेसिस पे होंगे ट्रांजेक्शन ऐसी, तो जो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है उसका जो बेसिकली नेट अमाउंट होती है, वो नेट अमाउंट एडजस्ट हो जाती है। नेट अमाउंट एडजस्ट कैसे हो जाती है कि इस बैंक से वो दूसरे बैंक में वो ट्रांसफर होती है, पूरी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ नेट अमाउंट ट्रांसफर होती है। वो क्या करते हैं, वो पूरी अमाउंट को क्या करते हैं, जो भी आपका ऑर्डर होता है चेक्स का, उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने का मतलब आपके अकाउंट के अंदर उसकी एक एंट्री हो जाती है, क्रेडिट एंट्री चली जाती है और उसके अंदर आपके पैसे बढ़े हुए दिख जाते हैं। बट इसके अंदर टाइम लगता है थोड़ा सा, यूजुअली एक दिन का टाइम लगता है। चेक लगाते हो आप तो एक दिन के अंदर क्लियरेंस हो जाती है उसकी। ठीक है, क्योंकि क्लियरेंस साइकिल कब स्टार्ट की, क्या करते हैं, सारे इकट्ठे करके रख देते हैं चेक, उसके बाद में शाम को घर जाने से पहले सारा डेटा अपलोड कर देते हैं। सारा डेटा अपलोड करने के बाद में वो क्लियरेंस ऑफिस में जाते हैं। क्लियरेंस ऑफिस में जब वो क्लियर होता है उसके बाद में अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका चेक का प्रोसेस। क्लियर है? समझ आया? ये जो डेफिनेशन दी हुई है, ट्रंकेटेड चेक का मतलब क्या होता है, जो इस प्रोसेस से होके गुजरता है, वो जहां पे डबल क्रॉस चेकिंग होती है, जहां पे डबल वेरिफिकेशन होता है, जो बैंक है वो भी करता है और पीछे क्लियरेंस हाउस है वो भी करता है। ठीक है, ताकि जो पैसा है वो सही जगह पे जाए और सही इंसान के पास जाए और कोई गलत तरीके से ना जाए। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, चेक लगाते हैं यार, तो चेक लगाने पे चार्ज नहीं होता, अगर चेक बाउंस हो जाए तो चार्ज होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो अब
चेक बाउंस हो गया तो वो क्या करेंगे, उनका काम बढ़ गया। अब उनका काम बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, रिसीट रिसीट काट के देंगे। रिसीट काट के देंगे, उसके अंदर क्या लिखा होगा कि ये जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो गया, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर आपका अकाउंट इतने पैसे देने के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, क्या, अरे विशाल सुन ले, तू तो सुन ले, जिसने पूछा है क्वेश्चन वही बातों में लग गया। तो जो चार्जेस होते हैं वो उसके रिगार्डिंग होते हैं जो उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब क्या है, जब चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस करने के अंदर चार्जेस लगते हैं। चार्जेस वो जो होते हैं वो आप रिकवर कर सकते हो जिसका चेक बाउंस हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने चेक लगाया था, तूने मेरे को दिया था, तो चेक बाउंस हो गया क्योंकि तेरे अकाउंट में शायद पैसे नहीं थे। ठीक है, इस वजह से चेक बाउंस हो गया, तो मैं तेरे से वो जो भी चार्ज है वो रिकवर कर सकता हूँ जो मैंने पे किया है बैंक वालों को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन इसका सेम ही है। पहला वाला एक्सप्लेनेशन देखो, क्लियरेंस हाउस क्या होता है, क्लियरेंस हाउस होता है या तो आरबीआई खुद क्लियरेंस हाउस बनाती है, कंट्रोल करती है, या फिर आरबीआई अप्रूव कर देती है क्लियरेंस हाउस को। क्लियरेंस हाउस का काम मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, बैक एंड पे क्लियरेंस होती है इंटर बैंकिंग। ठीक है, चेक को क्लियर करते हैं वो। हाँ, अब देखो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो है वो यही बता रहा है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, क्या, चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब जो पैसे होते हैं वो पेबल ऑन डिमांड देते हो आप, तो आप खुद भी ले सकते हो, ये भी मैंने बता दिया, सेल्फ सेल्फ करके चेक लगा सकते हो आप। हाँ, मिनिमम मिनिमम तू 2 रुपए भर ले, क्या क्या करेगा 2 रुपए भर के। मैक्सिमम पूछा करो ना, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें तो मजा आ जाए बताने में। हाँ, मैक्सिमम होती है कि सामने वाला जो, देखो मैक्सिमम होती है अमाउंट वो जो सामने वाले के अकाउंट से एक बार में कट सके, जो उसकी अपर मैक्सिमम लिमिट होती है, वो होती है मैक्सिमम अमाउंट चेक की। वो हर अकाउंट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जो अकाउंट जितने पैसे आपके अकाउंट से एक बार में निकल सकते हैं और बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी क्या है, चेक की मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो वो आप मैक्सिमम अमाउंट से, मैक्सिमम लिमिट से अगर आपने ज्यादा वैल्यू उसमें ऐड कर दी है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो ऑथराइज अमाउंट थी उससे ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया है, तो भी तब भी चेक बाउंस हो जाएगा चाहे आपके अकाउंट में पैसे पड़े हो। इसमें जो आपकी ऑथराइज अमाउंट होती है वो उतना ही ट्रांसफर है। यूजुअली क्या होता है, आजकल बैंक्स के अंदर जो ऑथराइज अमाउंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो बढ़ जाती है, जितने पैसे आपने डाल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ जाती है, बट एक अपर लिमिट होती है उसके अंदर भी। ठीक है, क्योंकि चेक आपने आज काट के दिया, आपके अकाउंट में पैसे कब आएंगे, जब वो लगाएगा तब होने चाहिए, आज चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो अप्लाई करेगा ना बैंक के अंदर चेक, उस दिन आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है कि मान लो मेरे अकाउंट में जिंदगी भर 10,000 से ऊपर पैसे नहीं गए और मैंने 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया, फिर मैंने 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन भी करवा ली, अब वो रोक देंगे ट्रांजेक्शन, वे भाई इतना पैसा कहां से आ गया तेरे पास एक बार में, दिखाओ टैक्सेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो वहां फंस जाओगे तुम। तो आपकी जो लिमिट होती है ना उसको बहुत अच्छे से समझ के आपको चेक काटना चाहिए। यूजुअली वो बहुत हाई होती है, जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं उतने तो एटलीस्ट आपकी लिमिट होती ही है। ठीक है, ये मान के चलो। अदरवाइज बैंक से आप पूछ सकते हो आपके अकाउंट की लिमिट कितनी है, कितने आप चेक से एक बार में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यूजुअली कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है, जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं उतने तो आप ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ यार, एक दिन में कितने चले वो बैंक की पॉलिसी है यार, तो लगाने को तो 25 लगा दे चेक, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे अकाउंट के अंदर जितने जितने मर्जी लगाना चेक, कोई बैंक की लिमिट है तो अलग बात है, वैसे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े। चेक का स्पेसिमेन हमने देखा हुआ होगा, तुम्हारी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, वो देख लो। अब चेक के अंदर पार्टीज कौन कौन होती है, पार्टीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ड्रॉवर जो बेसिकली चेक काटता है, मेकर ऑफ द चेक। उसके बाद ड्रॉई, ड्रॉई कौन होगा, स्पेसिफाइड बैंक होगा। ठीक है, और उसके बाद पेई कौन आ जाएगा, पे हो जाएगा जो एक्चुअली फाइनली जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने हैं, जो बेसिकली चेक को अप्लाई करेगा। अब बीच में देखो, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड की बात हो रही है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड वो कौन होता है कि मान लो चेक जो आपने इशू किया, अगर सामने वाला इंसान चेक नहीं लगा पा रहा है और आपको पता है हो सकता है कि आपके अकाउंट में उस टाइम पे पैसे ना हो, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस केस के अंदर आप एक बंदे का नाम मेंशन कर दोगे या फिर आप एक और अकाउंट मेंशन कर दोगे कि अगर मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ये जो ड्रॉई इन नीड वाला पर्सन है ना, इससे भी पैसे लिए जा सकते हैं। वो आप साथ में मेंशन कर सकते हो, ये आपके पास राइट होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली जिसका नाम आपने उसके ऊपर लिखा है वो इंसान पैसे देने लायक होना चाहिए और वो एग्री कर देना चाहिए कि वो पैसे दे देगा अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आप लिख सकते हो। अदरवाइज ऐसे रैंडमली किसी का नाम नहीं लिख सकते कि मैंने विशाल का नाम लिख दिया कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा ना निकले ना तो विशाल से ले लेना, ऐसे नहीं कर सकते। विशाल का अप्रूवल भी होना चाहिए ना वहां पे, है ना।
ठीक है, तो ड्रॉ इन नीड को आप मेंशन कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर, या फिर उसके साथ अटैच कर सकते हो अलग से भी लिख के। ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ इन नीड समझ आ गया? ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पा रही है। मान लो 10 पब्लिक हॉलिडे एक साथ आ गई, बैंक नहीं खुलेंगे। अब बैंक नहीं खुलेंगे तो आपके पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ड्रॉ इन नीड अगर आपने मेंशन किया हुआ है उसके ऊपर, तो वो इंसान क्या है, अगर जरूरत पड़ती है तो आपको पैसे नहीं देगा, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक चेक काट के दे दिया, किसको? पीपोपो को दे दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने लिख दिया कि मैं अगर पेमेंट नहीं कर पाया, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई जिसके अंदर ये चेक नहीं लग पाया, तो एक काम करना, धवल से पैसे ले लेना। और धवल से मैंने अप्रूवल ले लिया उस चीज का, और धवल ने क्या किया, वो अप्रूवल जो था वो उसके साथ में कोई साइन किया होगा, कहीं कंफर्मेशन दिया होगा, उसको मैंने साथ में चेक के अटैच करके दे दिया, ले भाई। ठीक है, अब पीपो ने क्या किया, जो 10 हॉलीडे आई थी उसके बीच में उसको पैसे चाहिए होंगे, तो धवल के पास गया, धवल ने उसको पैसे दे दिया हाथों हाथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड हो गया। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे समझ में सबको? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेक। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज वाली सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर। आप चेक जो काटते हो वो एक स्पेसिफिक बैंकर के अगेंस्ट काटते हो, जो आपका ड्रॉई होगा वो स्पेसिफाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिमेन होता है चेक का, उसके अंदर पता होता है कौन से बैंक का चेक है, ये पता होता है ना। चेक देखते समझ जाओगे किसका चेक है, ये एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, किसका है। ठीक है, तो वो चीज आपको समझ आ जाती है। क्यों क्यों आ जाती है? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है लॉ की, आप स्पेसिफाइड बैंकर के अगेंस्ट ही वो चेक काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का क्या मतलब है, जब आप टाइमलाइन के अंदर जाके चेक पकड़ा दोगे बैंक वाले को, तो वो पैसे जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, पेबल ऑन डिमांड का ये मतलब है। समझ आ गया सबको? पेबल ऑन डिमांड का कल एक डाउट था, सबको क्लियर है? वो जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक सेक्शन डिस्कस किया था हमने, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 31 जो था, उसके अंदर हमने दो चीजें मेंशन की थी। क्या थी? बियरर वाली बात की थी एक में, और बियरर ऑन डिमांड की बात हो रही थी। वो चीज क्लियर है सबको? ऑन डिमांड का मतलब क्लियर है ना? यहाँ पे क्लियर है ऑन डिमांड का मतलब, कि चेक ऑन डिमांड कैसे सबमिट हो सकता है? कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़े। हाँ, तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन कैसे होती है, या तो आप बियरर इंस्ट्रूमेंट होल्ड करते हो या फिर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर और ऑर्डर के अंदर मैंने डिफरेंस बता दिया है, सेम डिफरेंस यहाँ पे, बस इंस्ट्रूमेंट लग गया साथ में। बियरर कौन होता है? जिसके पास में उसको होल्ड करने का राइट होता है, बट उसका शायद नाम चाहे ना लिखा हो। वो बियरर जो होता है वो क्या हो सकता है कि उसको ब्लैंक चेक मिल गया हो जिसके ऊपर नाम ना लिखा हो, वो भी क्या बियरर है? वो भी क्या बियरर है? किसने साइन करके दे दिया कि नाम लिख लेना और उसके बाद में पैसा डाल देना। ठीक है, और अमाउंट लिख दिया, नाम नहीं लिखा, नाम मेंशन करके सबमिट करा देना। या फिर चेक के अंदर पीछे लिख दिया कि टू बियरर, या फिर पीछे जिसको भी ट्रांसफर करना है वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया नाम, तो क्या हो गया, आपके पास वो चेक आ जाएगा। अब ऑलरेडी अगर किसी एक ऐसे पर्सन को वो दिया गया था जिसका नाम लिखा हुआ है, तो उसको बाय ऑर्डर गया है, अब वो सामने वाला जो पर्सन है उसके ऑर्डर के ऊपर वो पेमेंट करवा सकता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने चेक काट के दे दिया ए को, ए के पास क्या है, अब चेक है, चेक के ऊपर ए का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसको बी को ये चेक देना है एज अ पेमेंट, तो वो क्या करेगा, या तो पीछे बी का नाम लिख देगा, या फिर टू बियरर लिख देगा, या फिर ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, अगर नाम लिख दिया तो सिर्फ बी ही क्या कर सकता है, इसको अप्लाई कर सकता है बैंक के अंदर। ठीक है, अगर बी का नाम नहीं लिखा, बियर लिख दिया, और बी ने आगे किसको ट्रांसफर कर दिया, तो जिसके भी पास होगा वो अप्लाई कर सकता है किसके अंदर, बैंक के अंदर। ठीक है, या फिर ब्लैंक छोड़ दिया, नाम ही नहीं लिखा, टू बियरर लिख दिया था पहले हमने, अब टू बियरर की जगह क्या लिख दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। और ब्लैंक वाले केस के अंदर भी क्या होगा, आप बियरर वाला तरीका अपनाओगे, जिसके भी पास ये चेक है वो अगर अप्लाई कर देगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो ऑर्डर और बियरर के अंदर डिफरेंस समझ आ गया? ऑर्डर मतलब जिसके ऑर्डर के ऊपर ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग में क्या था, ऑर्डर पे किया गया था। क्यों? क्योंकि ए जो पर्सन था उसके पास पावर थी, ए के पास पावर थी कि वो आगे ऑथराइज कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर उस पर नाम नहीं लिखा होता, तो जिसके पास है वो पावर मैंने किसने दिया, जिसने ड्रॉ किया है, मतलब मैंने ही पावर दे दी थी, जिसके पास भी होगा वो अप्लाई कर देना। ठीक है, बट अगर मैंने ए को दे दिया है तो वो पावर ट्रांसफर होगी ए के पास में, वो ए जो है वो अगर टू बियर करेगा या कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेगा, तो उसके इंस्ट्रक्शन पे वो चीज हो रही है, तो उसके इंस्ट्रक्शन पे जब कोई चीज हो रही है तो मतलब उसके ऑर्डर पे कोई चीज हो रही है।
तो इसलिए हम उसको ऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है ऑर्डर और बियर का डिफरेंस? कोई डाउट? बढ़ा जाए आगे। अब देखो, अब कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो कि एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस रहता है। सबसे पहले तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, नाम से समझ आ रहा है। इनलैंड का मतलब इंडिया के अंदर वाले इंस्ट्रूमेंट, जो इंडिया के अंदर ही ड्रॉ हो रहे हैं और इंडिया के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिसके अगेंस्ट ड्रॉ किया गया है वो भी इंडियन पार्टी है, और जिसने सबमिट किया है बेसिकली जिसको पैसे मिलेंगे वो भी क्या है, इंडियन पार्टी है। ठीक है, दोनों पार्टीज क्या है, इंडियन है, और इंडिया के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। क्लियर है? ये क्या हो गया इनलैंड। फॉरेन वाले के अंदर क्या हो जाएगा, फॉरेन एलिमेंट आ जाएगा। फॉरेन एलिमेंट अब कहां पे आएगा उसको हम देखते हैं, कैसे कैसे फॉरेन एलिमेंट आ सकता है। तो ये जो आपका टेबल है इसके अंदर दिया हुआ है, देखो अगर इनलैंड होगा तो जो भी मान लो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे प्रोमिसरी नोट है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे चेक है, ठीक है, वो कहां पे ड्रॉ होगा, वो इंडिया के अंदर ड्रॉ होगा। उसके बाद में जो सामने वाली पार्टीज होंगी वो दोनों क्या होगी, पेबल इन इंडिया होगा एंड ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। ठीक है, तभी इंडिया के अंदर एग्जीक्यूट हो पाएगा। अब देखो जो नीचे वाला आपका फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वाला टेबल दिया हुआ है उसके अंदर दिया हुआ है कि मेड आउटसाइड इंडिया, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, कि इंडिया से बाहर ही आपने क्या किया है, ड्रॉ किया है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, टू अ पर्सन, जो कि या तो इंडिया के अंदर होगा या फिर इंडिया के अंदर नहीं होगा। ठीक है, इंडिया के अंदर भी हो सकता है वो पर्सन, इंडिया के अंदर नहीं भी हो सकता। इंडिया के अंदर वो अप्लाई भी कर सकता है, इंडिया के अंदर अप्लाई भी नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज कि वो किसी फॉरेन पर्सन ने ड्रॉ किया है, इस वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। क्लियर है? इनलैंड और फॉरेन के बीच में डिफरेंस क्लियर है? अब देखो इसके अंदर इशू कहां आता है। इशू ये आता है कि जैसे ही आपकी टेरिटरी चेंज होती है, आपकी कंट्री चेंज होती है, तो आपके राइट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सेम चीज के रिगार्डिंग जो राइट्स इंडिया के अंदर दिए हैं जरूरी नहीं है वो यूएस के अंदर दिए गए हो। ठीक है, तो आपके राइट्स के अंदर डिफरेंस आ सकता है। इसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। अगर इंडिया के अंदर ही सारी चीजें हो रही है तो इंडियन लॉ लगेगा, और अगर बाहर बाहर अप्लाई हो रही है तो हम देखेंगे कि किसके राइट की बात की जा रही है, कहां पे ये केस जो है वो फाइल किया जा रहा है, उससे बहुत डिफरेंस पड़ेगा। जैसे मान लो ए जो है वो फॉरेन पर्सनल था, उसने क्या किया, बी को चेक दे दिया। ये कहां पे रहता है, मान लो यूएस के अंदर रहता है, बी कहां रहता है, मान लो जर्मनी, और ये इंडिया में आया, और इंडिया में आके इसने क्या किया, केस फाइल कर दिया, क्योंकि जो चेक था वो लगा नहीं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो लगा नहीं। ठीक है, तो अब देखो इंडिया के अंदर क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, तो इंडियन लॉ कहां अप्लाई हो सकता है, इंडिया के अंदर ही। तो ऐसा केस जब इंडिया के अंदर आएगा तब केस, उस केसेस की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आके इसने क्या किया, वो केस लगाया। अब ये कौन था, बी था। बी का मतलब क्या हुआ, ये कौन था, पेई था, जिसको पैसे मिलने चाहिए थे। तो आपके जो राइट्स हैं वो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो उसके बेसिस पे गवर्न होंगे। पहली बात तो आप कहां पे, कहां के रहने वाले हो उसके बेसिस पे गवर्न होंगे। अगर हम बी के राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो जर्मनी के बेसिस पे गवर्न होंगे। अगर हम ए के राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो यूएस के बेसिस पे गवर्न होंगे। तो पार्टीज की नेशनैलिटी चेंज होने की वजह से, जगह चेंज होने की वजह से उनके राइट्स में डिफरेंस आ सकता है। हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उसके राइट्स को हम फिर एग्जीक्यूट वहां के लॉ के हिसाब से कर सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर लॉ कैसे एग्जीक्यूट होगा, इंडिया के अंदर जर्मन होंगे लोग, सॉरी जर्मन लॉ जो होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, जजेस उसको जज करेंगे और उसके बाद में ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है, आया समझ में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। इंग्लैंड के अंदर तो सारी चीजें इंडिया के अकॉर्डिंग हो रही थी, यहाँ पे डिपेंड करेगा किसके राइट की हम बात कर रहे हैं, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिगार्डिंग जजमेंट दे रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट? इनलैंड और फॉरेन के अंदर कोई डाउट? इस पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये डिफरेंस वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ये चार्ट दिया हुआ था ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ इनकूड एंड एम्बिशियस एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इनकूड का मतलब पता है किसी को, इनकूड का मतलब, इनकूड का मतलब क्या होता है तो बता सकता है, किसी को आइडिया है? कभी सुना ही है वर्ड, सुना ही है वर्ड? हाँ इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, इनकम्प्लीट से रिलेटेड है। आपने पढ़ लिया होगा अगले लाइन के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ लिया है तो भी कोई बात नहीं, स्मार्ट है आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज इनकम्प्लीट है या फिर जो फुल्ली डेवलप नहीं हुई है उसको हम इनकूड कहते हैं। ठीक है, एम्बिगुअस तो पता होगा सबको, एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस मतलब जहां पे क्लैरिटी ना हो, जहां पे कुछ चीजें क्लियर ना हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, एम्बिगुअस होता है। एम्बी का मतलब क्या होता है, टू। तो एमबी कहीं और सुना है तुमने, एमबी वर्ड का मतलब क्या होता है,
क्या क्या? यू आर बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या हो? नहीं, पता तो होता है, पता तो होता है, ठीक है। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होता है जो कि समवेयर इन द मिडिल ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा एम्बीडेक्स्ट्रस सुना है किसी ने? क्या होता है एम्बीडेक्स्ट्रस? जो राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से लिख सकता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, तो दोनों हाथ से सेम स्किल कर सकता है, ठीक है। तो एम्बिगुअस क्या हो गया आपका, कि आपको ये नहीं पता दोनों में से कौन सी साइड पे आपको जाना है। अरे क्या हो गया, इतनी एम्बिग्यूटी क्यों क्रिएट कर रहे हो? अब देखो, दोनों साइड जहां जाया जा सकता है, मतलब आपको श्योरिटी नहीं है कि कौन सी साइड पे आप जा सकते हो, तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं, एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूअस से क्या हो गया, एसी। हाँ तो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे इनकूड। इनकूड के अंदर बेसिकली आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग भी क्या हो सकता है, आपके राइट्स को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इनकूड जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो बेसिकली इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट इन द सेंस कि उसके अंदर सारे के सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे होंगे, उन क्राइटेरियाज को छोड़ के जिनको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चेक काट दिया, मैंने उस पर साइन किया, मेरे साइन के बिना चेक एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? मैंने अगर चेक काटा है तो मतलब मैंने साइन किया है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने उसके ऊपर मान लो अमाउंट लिख दी, नाम नहीं लिखा, अमाउंट लिख दी नाम नहीं लिखा, तो वो एग्जीक्यूट हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि जिसका भी नाम लिख दोगे उसके ऊपर, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी चीजें। चलो ठीक है, मैंने नाम लिख दिया और मैंने उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखी, तो भी वो एग्जीक्यूट हो सकता है अगर कोई अमाउंट मेंशन कर दोगे उसके ऊपर। तो ब्लैंक चेक बोलते हैं ना, तो ब्लैंक चेक क्या होता है? ब्लैंक चेक यही होता है, आपने साइन करके दे दिया, आपने डेट मेंशन नहीं की, सामने वाले अपनी मर्जी से अमाउंट डाली और डेट डाली और लगा दिया बैंक के अंदर, तो ये क्या होता है, ब्लैंक चेक होता है। तो ये भी क्या होता है, अलाउड होता है देना। ये अलाउड क्यों होता है? क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये इनकूड कैटेगरी के अंदर आता है, कि आपने इनकम्प्लीट चेक दे दिया है, आपने अंडर डेवलप्ड जो चेक है वो दे दिया है, फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपने दे दिया। क्यों दे दिया है? क्योंकि आपको या तो श्योरिटी नहीं थी, या आप सामने वाले को एडवांटेज देना चाह रहे हो। सामने वाले को क्या एडवांटेज देना चाह रहे हो, कि वो अपनी मर्जी से ये चीज फिल कर सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मीनिंग समझ आया? मीनिंग समझ आ गया? अब देखो, इसके अंदर आपको दो टाइप ऑफ होल्डर समझ आएंगे। दो टाइप ऑफ होल्डर्स की बात हो रही है इसके अंदर। एक तो हो गया जिसको आपने डायरेक्टली दे दिया, वो तो क्या हो गया, होल्डर हो गया, ठीक है। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर के अंदर अपने को डिफरेंस देखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो तुम्हें बाद में समझ नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, तो एक बार अच्छे से समझ लेना, ठीक है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, किसी को आइडिया है क्या, किसी ने देखा है क्या ये चीज? होल्डर इन ड्यू कोर्स पता है, किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा? सुना है? पढ़ के मत बता, वो मैं बता दूंगा। डिफरेंस देख लो। होल्डर कौन होता है, जो बेसिकली होल्ड कर रहा है चेक, जिसको ओरिजिनली दे दिया, ठीक है। मान लो ए ने बी को एक चेक दे दिया, ठीक है। ये चेक देने के बाद में क्या हुआ, कि जो बी है उसने चेक लगाया नहीं, ठीक है। उसने क्या कर दिया, इसको टू बियर करके आगे किसी और पर्सन को दे दिया, इन एक्सचेंज ऑफ सम कंसिडरेशन। इन एक्सचेंज ऑफ सम कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मान लो कोई भी रीजन था, मान लो ए ने मेरे से डेट लिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग उसने मेरे को पैसे वापस करने थे, ठीक है, और पैसे वापस करने थे तो इसलिए उसने मेरे को चेक दे दिया। अभी जो चेक था वो मैंने क्या किया, मैं गया टीवी शॉप पे, मेरे को टीवी खरीदना था, तो 15,000 का टीवी था, 15,000 का मेरे पास चेक पड़ा था, तो मैंने क्या कर दिया, सी से जो टीवी है वो क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। सी से जब मैंने टीवी लिया तो मैंने क्या कर दिया, उसको ये जो चेक था ये चेक सी को दे दिया। सी को चेक देने से अब हुआ क्या, उसने सबसे पहले तो इन एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट वो चेक लिया मेरे से, है ना, क्योंकि मैंने उसके बदले में क्या लिया है, एक टीवी ले लिया है। दूसरा, उसने गुड फेथ में लिया है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, गुड फेथ का मतलब होता है यहाँ पे कि सामने वाले ने सिर्फ वो अमाउंट रिकवर करने के लिए चेक दिया है जो वो लीगली ले सकता था, है ना, तो गुड फेथ आ गया वहां पे।
अब गुड फेथ आ गया और कंसिडरेशन आ गई, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्सन को हम बोलेंगे होल्डर, कौन सा वाला, होल्डर इन, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये होता है, अब देखो यहां पे क्या है, सामने वाले ने जस्ट बिकॉज कोई चीज गुडविल के हिसाब से ली है, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन ली है, अब इस पर्सन का टाइटल चाहे इस चेक के रिगार्डिंग सही था कि नहीं था, इसको फर्क नहीं पड़ता, इसके पास चेक आ गया है, ये अप्लाई करेगा, और ये अप्लाई करेगा तो इसको पैसे मिल जाने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो गए, पहली बात तो। दूसरा, अगर मान लो इसने वैलिड तरीके से बी को चेक नहीं दिया, ठीक है, तो बी के शायद राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हो, बट बी ने जब इसको सही तरीके से सी को दे दिया गुड फेथ में एंड रिगार्डिंग सम कंसिडरेशन, तो उस केस के अंदर जो राइट्स है वो इसके क्लीन हो गए, सी के राइट्स क्लीन हो गए, तो बेसिकली इसको तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसने गुड फेथ में अगेंस्ट सम कंसिडरेशन वो चीज ली है। अब जो ओरिजिनल टाइटल जिसका भी था वो डिफेक्टिव है, इसको फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, तो इन कहूट के अंदर ये चीज क्यों एक्सप्लेन की गई है, क्योंकि जहां पे इन कहूटनेस आती है वहां पे ब्लैंक चीजें लिखी होंगी, मतलब वहां पे कुछ लिखा नहीं होगा, वहां पे डेट नहीं लिखी होगी, यहाँ पे जो भी चीज है वो नहीं लिखी होगी। अब वो बाद में लिखे तो हो सकता है सही तरीके से ना लिखी गई हो, सही तरीके से ना लिखी गई हो का क्या मतलब है कि मान लो इसको 10,000 ही चाहिए थे शायद, तो इसने क्या कर दिया, इसने 15,000 लिख दिए, वो चीज वैलिड है क्या, नहीं है, वो नहीं चाहिए अगर वो प्रूव करता है सामने वाला, तो जितना डेट था उससे ज्यादा अगर उसने पैसे लिख दिए हैं तो। ठीक है, अब ये 15,000 वाला चेक इसने यहां लगा दिया, इसको तो 15,000 ही मिलने थे, जस्ट बिकॉज इसको उतनी अमाउंट मिलनी थी, वो जो चेक जहां पे 10,000 की अमाउंट लिखी रहनी चाहिए थी वहां पे 15,000 की अमाउंट लिख दी गई है, वो अमाउंट भी इसको मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 5,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट भी इसको मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसने सही तरीके से उस चीज को एक्वायर किया है, इसने इन द ड्यू कोर्स उसको एक्वायर किया है, इसने अगेंस्ट सब कंसिडरेशन एक्वायर किया है, इसने गुड फेथ में उसको चेक को एक्वायर किया है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बोला जाएगा कि कौन है ये पार्टी, क्या है, ये है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, क्लियर है, मीनिंग समझ आया, मीनिंग समझ आया, इंपॉर्टेंट समझ आई इसकी, ये चीज तुम बाद में पक्का भूलोगे, तो अगर नहीं समझ आया है तो वापस पूछ लो, समझ आ गया है तो हाईलाइट अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये चीज तुम बाद में भूल जाओगे, इसका मीनिंग तुम्हारी बुक के अंदर सही से एक्सप्लेन नहीं है, अगर लिखना भी है तो लिख भी लो, इसका मीनिंग सही से एक्सप्लेन नहीं है, इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तुम बाद में सेम सवाल मेरे से पूछोगे, मेरे को पता है, बट अभी लिख लोगे तो बाद में तुम्हारे रीडिंग के टाइम पे जो पढ़ोगे तुम इसको जाके घर पे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, शॉर्ट का मतलब ये, शॉर्ट में ये है कि अगर आपने किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट या फिर गुड फेथ के अंदर, मतलब कंसिडरेशन और गुड फेथ के अंदर आपने क्या कर दिया है, किसी को कोई चेक ट्रांसफर कर दिया जो आपको कहीं और से मिला था, तो जिस पर्सन के पास वो चेक गया है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा, और उसके राइट्स हैं वो किससे क्लियर है, जो चेक के ऊपर चीजें लिखी गई हैं, उसका टाइटल अगर सही भी नहीं था, उसके अंदर अमाउंट सही से भी नहीं लिखी गई है, बट वो एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो एग्जीक्यूट करके पैसा निकलवा लेगा। ये है सिंपल सा मीनिंग इसका। ठीक है, उसके राइट्स को कोई हिंडर नहीं कर सकता उस टाइम पे। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट। हाँ, सही से अमाउंट यहां लिखने का मतलब है कि सही अमाउंट नहीं लिखी है, उसमें अमाउंट जो लिखी है वो अगर बैंक में एग्जीक्यूट हो सकती है तो वो हो जाएगी, या फिर उसके जो बियरर है उसको वो एग्जीक्यूट करवा सकता है तो वो करवा लेगा। कहने का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट के टाइटल में या जो अमाउंट है वो सही से नहीं लिखी गई है, का मतलब कि सही अमाउंट नहीं लिखी है, गलत अमाउंट लिख दी गई है। हाँ, बोलो बोलो, कम लिख दिया है ज्यादा लिख दिया है, वो आपस में निपटे, वो उनकी दिक्कत है, इसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले अमाउंट मेंशन नहीं थी, ठीक है, बाद में उसने अमाउंट मेंशन करके दे दी। हाँ 15,000 कटेंगे, प्रॉब्लम ए को होगी ना, सी को नहीं होगी, सी को पैसे मिल गए, सी खुश है अपना। अब ए और बी आपस में निपटे, क्योंकि ए ने किसको दिया था, बी को दिया था चेक, सी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, सी ने पैसे लगाए थे, अगर पैसे नहीं थे 10,000 ही थे अकाउंट के अंदर तो चेक बाउंस हो जाएगा, फिर वो चेक बाउंस का केस भी कर सकता है सी जो है ए के ऊपर। ठीक है, इसलिए जनरली बोला जाता है कि ब्लैंक चेक तो ना ही दो किसी को। चेक किसने इशू किया था, ए ने, तो बैंक अकाउंट किसका होगा, ए का,
तो केस किसके ऊपर हो सकता है? ए के ऊपर। बी के ऊपर क्यों केस होगा? बी के ऊपर केस नहीं हो सकता चेक बाउंस का। समझा नहीं मैं? गाइस शांत, एक बार क्वेश्चन सुन लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ गाइस, चेक बाउंस हो चुका है इसी केस के अंदर, एबीसी के अंदर। हाँ, ए ने इशू किया था तो चेक बाउंस का केस किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर होगा। हाँ, सी को बी से मिला था चेक। हाँ नहीं, मैं हंस के भी दिखा दिया। अब बोलो आगे। हाँ, सी ए के ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो जो चेक था वो किसने दिया था? ए ने दिया था। पूरा ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पस ही ये है कि आप जो ये नेगोशिएशन कर रहे हो, नेगोशिएशन का मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो जो इंस्ट्रूमेंट, वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जो ओरिजिनल ड्रॉवर है उसकी ही लायबिलिटी रहेगी। हाँ, एंडोर्सर की भी लायबिलिटी रहती है। एंडोर्सर कोई भी अगर उसने गलत तरीके से वो चीज ट्रांसफर की है या गलत अमाउंट का केस ट्रांसफर किया है, अगर एंडोर्सर ने कोई गलती की है तो वहां पे एंडोर्सर लायबल होगा। बट इस केस के अंदर क्योंकि गलती किसकी थी? ए की। ए के अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, इस वजह से ए के ऊपर केस होगा। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सी के पास वैलिड तरीके से पहुंचा है। बस सी को उसी चीज से मतलब है कि मेरे पास चीजें सही तरीके से आई है, जो मैंने अमाउंट मांगी थी उसके अगेंस्ट आई है, मैंने गुड फेथ में काम किया है, मैंने एक कंसिडरेशन के अगेंस्ट काम किया है। पहुंचा तो देता सही से। हाँ तो, हाँ तो उसके अंदर गलती किसकी है? फिर ए की गलती है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? एग्जाम्पल समझ आ गया? आगे बढ़ा दे। हाँ, क्या करेगा? करेगा क्या? घर जाके करना है ये। हाँ, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। देखो गाइस, ये समझ आया? इनकूड समझ आ गया? कोई डाउट है इनकूड के अंदर? इनकूड के अंदर अगर साइन नहीं किया हुआ है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक वैलिड रिक्वायरमेंट है। पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है या अमाउंट नहीं लिखे हो, आप बाद में भी लिख सकते हो, तो उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई इशू नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा दे। आप देखो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस के अंदर क्या होगा? एम्बिगुअस के अंदर बेसिकली आपको पता नहीं होता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है कि क्या, या फिर वो प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है। देखो चेक का तो क्लियरली समझ आ जाएगा, बैंक का अकाउंट का नंबर लिखा होगा, बैंक का नाम लिखा होगा। दिक्कत कहां आएगी कि अगर वो प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, उस केस की बात हो रही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अब एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो सकता है? वहां पे सीधा सीधा लिख दिया कि ए ने बी को 50,000 रुपए देने हैं। अगर ए ने बी को 50,000 रुपए देने हैं तो उसका मतलब क्या? आपको क्या समझ आ रहा है? वो तो डेट की बात कर रहे हैं ना, कि ए बी को 50,000 रुपए देगा। वो प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो नहीं पता।